तनुज दीक्षित जो राजनीतिक विश्लेषज्ञ है वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका सुदर्शन न्यूज में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मोदी 3.0 पहला आम बजट था। इस पूरे बजट में आपके लिए बूस्टर पॉइंट क्या नजर आया आपको? बजट को अगर हम समझे तो सबसे अच्छी चीजें जो हम पहले पॉजिटिव पहलुओं पे बात करते हैं तो देश के युवाओं के लिए बजट को जो करने का एक लक्ष्य है, युवाओं के लिए एक बजट कहा जाएगा। जैसे कि अभी बात हो रही है कि 1 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जो इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत सरकार जो है युवाओं को देगी, तो वो 1 करोड़ सालाना 20 लाख रहेंगे। तो सालाना 20 लाख युवाओं को 5,000 रुपए की इंटर्नशिप का प्रोग्राम है। साथ ही EFPO यानी एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की तभी जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं उनके 15,000 रुपए की 3 किश्तों में अमाउंट वो भी प्राप्त करने के लिए उनके पास में एलिजिबिलिटी रहेगी। और इसी के साथ में उसमें अलग से 2 लाख कुछ करोड़ रुपए का एक अलग से उसमें बजट भी है। तो देखिए ये भी एक बड़ी है सरकार की युवाओं के प्रति रोजगार की। देखिए रोजगार जब तक उत्पन्न नहीं होते तब तक युवाओं को एक बेस लाइन पर एक अच्छा क्रिएशन करके देना, एक उनकी मदद करना सरकार की योजनाओं का बहुत अच्छी चीज है। साथ ही साथ टैक्स स्लैब की अगर बात करें तो जो पहले टैक्सेशन जो होता था 3 से 6 लाख रुपए तक का ही प्रावधान था 5% का, उसे बढ़ाकर 1 लाख से बढ़ा करके 3 से 7 लाख रुपए तक की जो इनकम है तब उसमें से 5% तक का ही टैक्स उसमें इम्प्लीमेंट किया है। जीएसटी में यहाँ खास कुछ हमें रिबेट देखने को नहीं मिली। जैसे पिछले साल जब यूनियन बजट आया था 2023-24 का, तो उसके अंदर एक अच्छी चीज हमें देखने को मिली थी कि 5 करोड़ रुपए से ऊपर के टैक्स को 37% से घटा करके 25% किया था। वहीं एक जो कयास थे बड़े जिसमें पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की बड़ी डिमांड थी आम जनता आम नागरिकों की, वो उसमें देखने को नहीं मिली। साथ ही साथ जो है एक आम लोगों के लिए जो टैक्सेशन में रिबेट होना चाहिए, जैसे कि जो पहले एक उम्मीद थी कि बजट आने के पहले काफी चर्चाएं थी कि 8-8.5 लाख रुपए तक की इनकम में जो है एक टैक्स स्लैब में रिबेट मिलेगा, लेकिन ऐसा कोई रिबेट विशेष रूप से देखने को नहीं मिला। तनुज दीक्षित, आप पर मैं वापस आता हूं क्योंकि ये विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि ये आंध्रा फोकस बजट है, बिहार फोकस बजट है और ये सरकार बचाने का बजट, क्योंकि विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि ये सरकार बचाने का है और ये फोकस भी तो हो गया बिहार पे जो स्कीम्स हैं, आंध्र प्रदेश के लिए स्कीम्स हैं। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए विपक्ष का काम ही है आरोप लगाने का, और जहां तक आरोपों की बात है तो ठीक है वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम जहां बात करें अगर इस बजट की, तो बजट के अंदर एक सबसे बड़ी चीज है कि शिक्षा का बजट जो पिछले साल था। देखिए मैं कई बार बजट को लेकर के जब भी चर्चा होती है तो मेरी एक बात हमेशा रहती है कि इस देश में सारे बजटों का जो बढ़ावा है जापा है वो हर बार बहुत मेजर प्रतिशतों से होता है किसी, लेकिन वहीं जो शिक्षा का बजट है वो पूर्ण बजट का औसतन 3% भी नहीं होता है। तो वहीं इस बार जो है पिछले साल जो शिक्षा का बजट था उससे इस बार 32% तक की शिक्षा के बजट में वृद्धि की गई है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की, युवाओं के लिए सोचना, युवाओं को 10 लाख रुपए तक का जो हायर एजुकेशन है उसके लिए लोन प्रोवाइड करना, उसमें 3% तक का सरकार का योगदान रहेगा। तो ये जो इससे क्या होगा, देखिए शिक्षा और रोजगार दोनों को लेकर के सरकार केंद्रित रही, और इसका मुझे लगता है किसी पर्टिकुलर राज्य से, बिहार से, तेलंगाना से, टीडीपी, जेडीयू ऐसा कोई इसका पर्टिकुलर लेना देना नहीं है। आने वाले 10 साल में 7 आईआईटी खोलने की बात की गई है। तो ये पूरा जो बजट है ये पूर्णत रूप से आप अगर देखेंगे तो ये किसानों के ऊपर केंद्रित है, ये युवाओं के ऊपर केंद्रित है, ये रोजगार के ऊपर केंद्रित है। तो ये देश की नींव को मजबूत करने के लिए एक आपकी बात कह दी कि पूर्वी राज्यों के लिए, जिसमें उत्तर पूर्वी भी मैं कहूंगा कि असम के लिए भी काफी बातें सोची गई हैं। दीक्षित जी आपके पास आते हुए जिस तरीके से पूरे बजट पर विपक्ष का ये कहना है कि मोबाइल और सोना तो सस्ता हो गया, लेकिन टमाटर प्याज का क्या? बजट के अंदर टमाटर और प्याज का जो रोल है वो इस तरीके से नहीं है। वो तो किसानों की किस तरीके से फसल आ रही है, उनकी फसलों को कितना नुकसान हो रहा है, क्या उनको कॉस्ट जारी है प्रोडक्टिविटी की, ये सब चीजें, महंगाई उस पर निर्भर करती है, फलों की, सब्जियों की। हमारा मुद्दा यहाँ है इस बजट के अंदर में, अगर हम आप बात कर रहे थे बिहार को एक ज्यादा फीचर्स दिए हैं रोड निर्माण के लिए, लगभग 35,000 करोड़ का अलग से बजट है ये है। तो देखिए वो ऐसा नहीं है, वो पूरा एक कॉरिडोर बन रहा है, एक्सप्रेस वे बनेगा। असम जो है, असम भी नॉर्थ ईस्ट का एक मेजर हिस्सा है जिससे कनेक्टिविटी है हमारे यहाँ पर, और ये सारी कनेक्टिविटी नेशनल इंटरनेशनल, वही इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के साथ हम कस्टम्स की बात करें तो कस्टम के अंदर भी
जो 15% का टैक्स लगता था उसको भी घटा करके 6% का करा है गोल्ड एंड सिल्वर के बुलियंस के ऊपर। तो देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सरकार ने दूसरे रूप से ध्यान दिया। तो आसान भाषा में अगर मैंने समझे एंजल टैक्स को, तो जो भी स्टार्टअप के लिए फंड लेता है उसे भी टैक्स चुकाना पड़ता था। ये प्रक्रिया भी आयकर अधिनियम 1961 की धारा 56 सबसेक्शन 2 के अंदर लागू होती है। देखिए उसमें भी जो है एंजल टैक्स के अंदर भी बहुत ही रियायत बरती है सरकार ने, और इससे जो नए स्टार्टअप्स हैं देश में होना है, जो नए युवा उद्योगपति हमारे देश में बनेंगे, जिससे उद्योग होगा तो रोजगार होगा। इसे खत्म करने की बात कह दी गई है मेरे हिसाब से तरुण जी। बिल्कुल हाँ, वही रियायत मैंने आपको ही कहा, उस पर रियायत बरती है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए हम बात कर रहे हैं फोन सस्ते हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सस्ते होंगे। रीजन है इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो चुकी है, फोन्स के काफी सारे प्रोडक्ट्स आज इंडिया में बनते हैं जो कभी सिर्फ चाइना में बनते थे। तो ये सारी चीजें जो 4.5% के आसपास उसका फिस्कल बजट है इस बार हमारे बजट के अंदर, ये बजट भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम यही बात कर रहे हैं कि किस तरीके से, देखिए निर्मला सीतारमण जी ने ये बजट 7वीं बार पेश किया, जो अपने आप में एक अद्भुत रिकॉर्ड है। इसके पहले मोरारजी देसाई जो थे वो 6 बार ये बजट इस देश में पेश कर चुके थे। तो उनके रिकॉर्ड को भी निर्मला सीतारमण जी ने आज जो है तोड़ा है। और एक अनुभवी फाइनेंस मिनिस्टर है, निश्चित रूप से पार्टी देखिए, क्योंकि प्योरली सिर्फ मोदी जी के साथ में एनडीए का बड़ा गठबंधन है, काफी सारे विपक्ष भी काफी मजबूत है। ऐसे में एक बजट को पेश करना और उसके अंदर इतनी सारी चीजों को लेकर के आना भी एक सोचने लायक मुद्दा है। और बाकी में बहुत बड़ी बात है कि इतनी सारी चीजों में फिर भी युवाओं के लिए और जो जिस तरीके से बजट के अंदर सोचा है, और शिक्षा के लिए जिस तरीके से सोचा है, और ये जो पॉलिसीज के लिए सोचा है जिस पे हम बात कर रहे हैं, ये वाकई में बहुत अहम मुद्दे थे इस बजट के। तनुज जी, एक ये सवाल भी आपसे पूछना चाहूंगा कि टैक्स स्लैब्स की अगर बात करें तो ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम, इन दोनों को समझाते हुए कि अगर किसी को कंफ्यूजन हो, जिसको टैक्स फाइल करना हो, उसके लिए कौन सा रेजीम ज्यादा, ओल्ड रेजीम न्यू रेजीम, उसमें कुछ बदलाव, उसमें कुछ क्लैरिटी? देखिए टैक्स स्लैब्स जो है वो डेफिनेटली बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों अपने अपने तरीके के फायदे देती है। एवरेज बात इसलिए करते हैं कि इस देश में सबसे ज्यादा आयकर जो है ये टैक्स स्लैब वालों का पे होता है। कि ओल्ड के अंदर क्या था, 2.5 लाख रुपए तक की तो सारी छूट थी। वहीं 5 लाख रुपए, 2.5 से 5 लाख रुपए तक पे 5% लगते थे। वहीं 5 से 10 लाख रुपए तक की इनकम पे 20% लगता था, और 10 लाख रुपए से ऊपर की सारी इनकम पे 30% का टैक्स था। न्यू टैक्स रेजिम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर 0% टैक्स है 3 लाख तक, यानी 50,000 रुपए तो पहले स्कीम से यही बढ़ा। वही 5% टैक्स लगेगा 3 से 7 लाख रुपए तक पे, तो 2 लाख रुपए तो यही बढ़ गए। वही 10% का टैक्स किया 7 से 10 लाख रुपए तक, जो कि पहले 20% था, तो सीधे सीधे 10% यहाँ कमी मिली है। 10 से 12% की बात करते हैं तो 15% टैक्स लगेगा 10 से 12 लाख रुपए पर। और वहीं 12 से 15 लाख की बात करते हैं तो 20%, और अब 15 लाख से ज्यादा यानी सीधे सीधे 5 लाख रुपए का वो करा, उसके ऊपर 30% का टैक्स है। तो देखिए ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम के जो फायदे हैं रिजिम के, ये पे करने वालों को ये भी एक फायदा मिलेगा। मान लीजिए आपकी इनकम 6 लाख है और वो 5 लाख से ऊपर है और 7 लाख से नीचे है, ओल्ड रिजिम की जगह आप न्यू रिजिम में उसको फाइलिंग करेंगे टैक्स को। तो देखिए ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फायदे की दिख रही है। बिल्कुल तरुण जी, आपने रिजीम्स के बारे में संक्षेप में अगर मैं पूछूं, आप अगर एडवाइस करना चाहेंगे तो आप कहेंगे जो रेगुलर इनकम वाले हैं ओल्ड रिजीम के साथ ही जाएं? कि वो फिर भी बेटर है जो रेगुलरली स्लैब के बीच में आते हैं, उनके लिए ओल्ड स्कीम ओल्ड टैक्स स्लैब के अंदर की बात कर रहे थे। और शेयर बाजार पर इसका असर, महिलाओं की बात तो हमने की, वहां पर इनिशिएटिव्स हैं काफी अच्छे, उसके बारे में चर्चा की। लेकिन हमारे साथ तनुज दीक्षित जी, आप हमारे साथ इस वक्त हैं। LTCG और STCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में यहाँ पर थोड़ी बढ़ोतरी कर दी है, 20% इसको कर दिया गया। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? इसके अलावा जो म्यूचुअल फंड पे TDS का था रोल, वो भी 10% का जो रोल है उसको भी खत्म किया है। और सरकारी जो PFO एक स्कीम है, और वो स्कीम को भी लागू करने की शुरुआत करी है, जिससे आने वाले समय में युवाओं का जो है इन्वेस्टमेंट की तरफ भी ध्यान बढ़ा जाए, लोगों का निवेश की तरफ भी ध्यान बढ़ेगा। और सरकार चाहती भी है कि आने वाले समय में युवा वर्ग भी जो है निवेश की तरफ ध्यान दे और इस तरीके से कार्य करे। फिर आपकी जो बात में अगर वापस आऊं तो आप ये कह रहे थे कि ओल्ड रिजीम को फॉलो करना ज्यादा, अगर आपकी जो एक रेगुलर इनकम है तो वो ज्यादा सही रहेगा। अगर आप जॉब ओरिएंटेड है और एक बेसिक सैलरी पेड अगर आप है तो देखिए कर सकते हैं। लेकिन वहीं जहां पर भी ये इनकम 7 लाख रुपए के ऊपर जाएगी, वहां न्यू रेजिम के अंदर ही आपको बेनिफिट मिल पाएंगे। ओल्ड इसमें आप फायदा नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर आप एक रेगुलर अमाउंट आपको मिलता है जो कि 7 लाख रुपए वार्षिक से कम है, तो उसके लिए फिर आपके लिए बेस्ट ओल्ड स्कीम ही रहेगी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तनुज जी, आपने जिस तरीके से बताया। तो कवरेज हमारी लगातार जारी रहेगी बजट 2024 में।